हल्द्वानी हिंसा में इस वक्त की बड़ी खबर है। डीएम के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कल अवैध मदरसा गिराने के दौरान हुई हिंसा, हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया। गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर जल उठा। हल्द्वानी के मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को जेसीबी मशीन चलाकर हटा दिया गया। इसके बाद उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने पथराव के बाद आगजनी की, जिसके बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन और पुलिस की टीमों ने इस एक्शन को करने की कोशिश करी, लेकिन जिस प्रकार का उपद्रवी तत्वों ने वहां रिएक्शन दिया, जिस प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए, बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को। और हल्द्वानी में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। पथराव के बाद थाने के सामने खड़े वाहनों में आग लगा दी। इसके बाद उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। हल्द्वानी में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। अतिक्रमण हटाने के बाद पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। बदमाशों ने पुलिस थाने के सामने खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। पथराव में कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर पथराव के बाद पुलिस भी एक्शन में नजर आई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस अब वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की तलाश पर धरपकड़ में जुट गई। और जुमे की नमाज को लेकर पूरे उत्तराखंड में अलर्ट। हल्द्वानी में पैरामिलिट्री और पीएससी फोर्स तैनात। पैरामिलिट्री की 4, पीएससी की 6 कंपनियां तैनात की गई। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को हल्द्वानी जाने के निर्देश। हल्द्वानी में गुरुवार को हुए उपद्रव के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। जुमे की नमाज को देखते हुए उत्तराखंड के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अभिनव कुमार, चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, एडीजी प्रशासन एके अंशुमान को हालात का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी जाने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में स्थिति पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स के 4 और पीएससी के 6 कंपनियों को हल्द्वानी भेजा गया है। साथ ही आसपास के जिलों की फोर्स को भी हल्द्वानी में तैनात किया गया है। और हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा बंद होने से पुलिस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट थी। हल्द्वानी में उपद्रव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सेवा बंद हो जाने से पुलिस कर्मियों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। प्रभावित इलाकों में फंसे पुलिस कर्मियों को निकालने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पड़ोसी जिले में पहुंचे फोर्स ने मोर्चा संभालने के बाद प्रभावित क्षेत्र से घायल पुलिस कर्मियों और लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। देर रात कलेक्टर वंदना सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। और हल्द्वानी की घटना पर जहां सीएम धामी सख्त नजर आए, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को, प्रशासन को भी धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है और दूसरे पक्ष को भी धैर्य और संयम रखने की अपील है। और अब मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता की हत्या। सोशल मीडिया लाइव के दौरान मारी गोली। पूर्व विधायक विनोद घोषालकर के बेटे को मारी गोली। हत्या के आरोपी मॉरिस ने भी आत्महत्या की। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की सोशल मीडिया लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप मॉरिस नाम के शख्स पर लगाए, जिसने अभिषेक की हत्या के बाद खुद को भी गोली मारा। इस घटना से हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि अभिषेक और आरोपी मॉरिस के बीच किसी बात को लेकर विवाद था। हालांकि समझौता होने के बाद मॉरिस के बुलाने पर अभिषेक उसके ऑफिस गया था और वहीं से सोशल मीडिया लाइव हो रहा था। इसके बाद मॉरिस ने लाइव के दौरान ही अभिषेक को गोली मार दी और फिर खुद भी खुदकुशी कर। और अभिषेक की हत्या के बाद देर रात तक उनके समर्थकों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुटी रही।
अभिषेक की हत्या के बाद से उसके समर्थकों में भारी गुस्सा नजर आ रहा है। देर रात अभिषेक की शव को करुणा अस्पताल से जेजे अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान भारी संख्या में उसके समर्थक अस्पताल के बाहर नजर आए। अभिषेक की हत्या के बाद से उद्धव गुट ने शिंदे सरकार पर सवाल उठाए। उद्धव गुट ने इसे महाराष्ट्र का जंगल राज बताया। साथ ही आरोपी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का दावा किया है। संजय राउत ने तो आरोपी मॉरिस के साथ शिंदे गुट के नेताओं की तस्वीरें भी जारी किया है। और श्वेत पत्र पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। नियम 342 के तहत हो सकती है चर्चा। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी जवाब। लोकसभा में श्वेत पत्र पर आज चर्चा होगी। नियम 442 के तहत लोकसभा में आज 12 बजे श्वेत पत्र पर चर्चा शुरू हो सकती है। बता दें कि इस नियम में चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा सुनीता दुग्गल, तेजस्वी सूर्या, जयंत सिन्हा समेत कई सांसद श्वेत पत्र पर अपनी बात रख सकते हैं। श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में जवाब भी देंगी। और उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों चर्चा गर्म है कि जल्द ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए के पाले में आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा गर्म है। सुहेल देव, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने तो तारीख भी साफ कर दी। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को जयंत एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा जा रहा है कि आरएलडी को लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट देने पर बात पक्की हो गई। बागपत और बिजनौर सीट से आरएलडी लड़ेगी। बागपत से जयंत चौधरी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। एक राज्यसभा सीट भी आरएलडी को मिलेगी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में राबड़ी देवी, मीसा भारती की पेशी। जी हां, लैंड फॉर जॉब मामले में होगी दोनों की पेशी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार से लगातार पूछताछ की जा रही है। कभी लालू, कभी तेजस्वी, तो कभी परिवार के अलग अलग सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती की पेशी होना है। राबड़ी देवी और मीसा भारती को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। इस पेशी के लिए राबड़ी देवी और मीसा भारती बुधवार देर रात ही दिल्ली पहुंच गए थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। और किसानों के दिल्ली कूच से पहले चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई मांगों पर सहमति बन गई है। दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे पंजाब के किसानों की गुरुवार को 3 केंद्रीय मंत्रियों और पंजाब के सीएम के साथ अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत में सीएम भगवत मान ने मध्यस्थता की। बैठक के बाद सीएम मान ने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही, साथ ही एक और बैठक हो सकती है। इधर बैठक में किसानों ने अपनी मांगों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को 12 फरवरी तक का समय दिया है। किसानों का कहना है कि अगर 12 फरवरी तक बात नहीं बनती है तो वो 13 फरवरी को होने वाले आंदोलन को यथावत करेंगे। और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एक देश एक चुनाव की कमेटी से मुलाकात की और अपना विरोध दर्ज करवाया। एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी इन दोनों आपत्ति और सुझावों के लिए बैठकें कर रही हैं। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने एक देश एक चुनाव कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और अपना विरोध दर्ज करवाया। कमेटी से मिलकर आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता और जैस्मिन शाह ने पार्टी का पक्ष रखा। आपने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मतदाताओं की जवाबदेही को कमजोर करता है। आपने कहा कि नीतिगत मसौदे के बिना स्पष्ट प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलकर मोहन सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। भोपाल में मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर बीजेपी सरकार पर विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि में भेदभाव करने का आरोप लगाया। आप 15 करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को देना चाह रहे हो, तो क्या आप कांग्रेस के विधायकों को नहीं देना चाहोगे? कि आप उनके क्षेत्र में भी जनता रहती है, उस क्षेत्र में जनता नहीं है? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने विकास कार्य के लिए बीजेपी सांसदों से 50 करोड़ और विधायकों से 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मांगे।
जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। और मौलाना तौकीर रजा के होने वाले जेल भरो आंदोलन को लेकर बरेली में अलर्ट जारी किया गया है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आज होने वाले जेल भरो आंदोलन को देखते हुए बरेली में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बरेली में देर रात पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर तैयारियों का जायजा लिया और फ्लैग मार्च निकाला। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान और जुम्मे की नमाज को देखते हुए बरेली में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बरेली में एसपी, पीएसी और आरएएफ की एक कंपनी, 15 सर्किल ऑफिसर, 70 इंस्पेक्टर समेत 1000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही इस्लामिया ग्राउंड को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई। और जम्मू में 2 निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया, जबकि कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। जम्मू में डोगरा फ्रंट के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और झंडा जलाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और श्रीनगर में 2 बेगुनाह लोगों की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। बारामूला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर आतंक के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाला। और श्रीनगर में बेगुनाह युवकों की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लोगों ने प्रदर्शन किया। कश्मीर के पुलवामा में लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन का मकसद घाटी में शांति, एकता और न्याय की वकालत करना है। हम सभी से ही कहना चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, कश्मीर में भाईचारा चाहते हैं। कुपवाड़ा में लोगों ने शांति मार्च भी निकाला। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि वो श्रीनगर में मारे गए युवकों के परिजनों के साथ हैं। अनंतनाग में भी श्रीनगर में युवाओं की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया और वारदात में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत आए थाईलैंड सीनेट के डेलीगेशन ने गुरुवार को संसद का दौरा किया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। भारत दौरे पर आए थाईलैंड की सीनेट के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। स्पीकर ओम बिरला ने थाई शिष्टमंडल से दोनों देशों के मजबूत संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत और सामान्य मूल्यों की बात की थी। ओम बिरला ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी पर भी जोर दिया। थाईलैंड के विदेश मामलों से संबंधित स्थायी समिति के चेयरपर्सन की अगुवाई में ये दल भारत के दौरे पर है। और फिजी के उप प्रधानमंत्री ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ गुरुवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। सूरीनाम, नेपाल के बाद गुरुवार को फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद के साथ एक डेलीगेशन धर्म नगरी अयोध्या पहुंचे। सभी मेहमानों का अयोध्या के वरिष्ठ अधिकारियों ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत किया। दर्शन से पहले फिजी के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या आना सौभाग्य की बात है। ये मेरी सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ अयोध्या में और मंदिर का जो दर्शन है, श्री राम की जो जन्मभूमि है उसका दर्शन करने जा रहा हूँ। और राजस्थान के बीकानेर में भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। ये युद्धाभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये भारत और रॉयल सऊदिया लैंड फोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीरें। सदा तनसीक के नाम से जारी इस युद्धाभ्यास के दौरान थार के रेतीले रेगिस्तान की धरती टैंक, मशीन गन और मोटार बम के धमाकों से दहल उठी। दोनों देशों की सेनाओं ने इस दौरान एक दूसरे से अपनाई जाने वाली अपनी तकनीक की जानकारी साझा की। इस ड्रिल में फिजिकल फिटनेस और संयुक्त राष्ट्र नियमों को समझने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। और भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को अब और भी ज्यादा घातक बनाने की तैयारी। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय नौसेना अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रही है। इसी क्रम में अब कलवरी क्लास पनडुब्बी को विदेशी और स्वदेशी टॉर्पीडो से लैस करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव पर अगले हफ्ते होने वाली टीएसी की बैठक में चर्चा होगी।
बैठक में विदेश से 48 टॉर्पीडो और वरुणास्त्र के अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सिर्फ कलवरी क्लास नहीं बल्कि परमाणु पनडुब्बी भी स्वदेशी टॉर्पीडो से लैस होने जा रही। योजना के अनुसार 100 से ज्यादा टॉर्पीडो को पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। इसमें से आधे से ज्यादा टॉर्पीडो स्वदेशी रूप से खरीदे जाएंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक सोसाइटी में हंगामा। सोसाइटी के लोगों और बिल्डर में विवाद। सोसाइटी AOA को सौंपने को लेकर विवाद। काफी देर तक लोगों ने किया हंगामा। हंगामे और शोर की ये तस्वीर यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके की है। यहाँ के अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन यानी AOA को सोसाइटी सैंपल की मांग को लेकर बिल्डिंग और सोसाइटी में रहने वालों के बीच विवाद हो गया। सोसाइटी में रहने वाले लोग जहां बिल्डिंग पर सोसाइटी स्टाफ और मेंटेनेंस टीम को हटाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं बिल्डर का कहना है कि सोसाइटी में काम अभी पूरा नहीं हुआ है। काफी देर तक चले हंगामे और विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। जामनगर में एक मॉल में भीषण आग लगने से करोड़ों के नुकसान की खबर है। ये रिपोर्ट। गुजरात के जामनगर के मोती खावड़ी इलाके में एक मॉल में लगी भीषण आग के लपटों की कहर की तस्वीरें सामने आई। आग की लपटें और धुआं काफी ऊंचा उठता नजर आ रहा है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला है। हादसे में किसी के हताहत होने का अब तक पता नहीं चला है। दमकल की कई गाड़ियां कई घंटों तक आग बुझाने के काम में जुटी रही। मॉल में आग लगने की वजह से कई दुकानें जलकर खाक होने की खबर है। आग के चलते करोड़ों के नुकसान की भी खबर है। आग की लपटों को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ नजर आई। असम के गुवाहाटी के गणेशगुड़ी इलाके में एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भीषण आग की लपटों की यह तस्वीर असम के गुवाहाटी से सामने आई। गुरुवार को यहां एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग में मौजूद एक रेस्तरां में सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद लोगों का रेस्क्यू किया। दमकल कर्मचारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के चलते कॉम्प्लेक्स के दूसरे प्रतिष्ठानों और सामान का नुकसान हुआ। पुलिस आग लगने की वजह का पता लगाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल से भी आग की तस्वीरें सामने आई। रिहायशी इलाके में आग लगने से इलाके में काफी देर अफरा तफरी मची रही। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बनकुट बनिहाल गांव में एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाकों में आग लगने की वजह से चीख पुकार मच गई। प्रशासन के मुताबिक जिस घर में आग लगी उसमें एक ही परिवार के कई लोग रहते थे। हादसे में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। और महाराष्ट्र के पुणे में ट्रांसफार्मर फटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। आलंदी के पास सोलू गांव में बिजली ट्रांसफार्मर में विस्फोट से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। इसके बाद मौके पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। इसके बाद उसमें विस्फोट हुआ था। घायलों को पुणे के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जहां विस्फोट हुआ वो जगह खराब मेटल को रिसाइकिल करने की यूनिट थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। किसानों के प्रदर्शन के चलते ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार शाम तक भीषण जाम लगा रहा। ये रिपोर्ट। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान देर रात शाम वापस लौट आए। दिन भर तो नोएडा में लोग जाम से परेशान होते रहे, लेकिन देर शाम तक यातायात सुचारू रूप नहीं हो पाया। गुरुवार शाम ऑफिस से घरों के लिए निकले लोगों को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी जाम का सामना करना पड़ा। जाम के कारण एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। लोग जाम से परेशान होते नजर आए। एक्सप्रेसवे का मिनटों का सफर पूरा करने में लोगों को घंटों लग गए। जालंधर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास हथियार और कारतूस भी बरामद किए।
पंजाब के जालंधर पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो 8 गैंगस्टर हैं जिन पर जालंधर सहित कई जिलों में उत्पात मचाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पकड़े गए ये सभी बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 3 पिस्तौल, 10 कारतूस और गाड़ियां बरामद की गई हैं। जालंधर पुलिस को धमकी, फिरौती, जबरन वसूली और दूसरे गंभीर आपराधिक मामले में इन सभी की तलाश थी। ये सब अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आज प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम में मौनी अमावस्या के मौके पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। प्रयागराज में स्नान करने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देर रात से उमड़ना शुरू हो गया है। गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु पूजा पाठ और दान कर रहे हैं। इस बार मौनी अमावस्या पर सर्वत्र सिद्ध योग, विनायक अमृत योग, हंस और मालव योग एक साथ बना है। ऐसे में आज स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है, जिसके चलते आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसको लेकर खास व्यवस्था की गई। और तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। थलाइवा के फैंस उन्हें फिल्म के लिए बधाइयां दे रहे हैं। सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस ने आज उनकी रिलीज होने जा रही फिल्म लाल सलाम के मौके पर चेन्नई में उनके बड़े बड़े कटआउट और बैनर लगाए। फैंस थलाइवा को उन्हें अपने अपने अंदाज में फिल्म लाल सलाम के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। कई फैंस उनकी फोटो लगी शर्ट भी पहने नजर आए। फिल्म में रजनीकांत कैमियो करते नजर आएंगे। इस फिल्म में रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट्स की माने तो लाल सलाम में रजनीकांत का रोल 30 से 40 मिनट का है, जिसके लिए उन्होंने हर मिनट के हिसाब से चार्ज किया है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गई है और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम का मुकाबला जबरदस्त फॉर्म में चल रही भारतीय टीम से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये तीसरा मौका होगा जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे। आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुए पिछले दोनों फाइनल मुकाबलों में भारत ने ही जीत हासिल की है। इस रविवार को कप्तान उदय सहारण के नेतृत्व में भारतीय टीम फिर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने और विश्व चैंपियन बनने उतरेगी। कश्मीर घाटी में भीषण बर्फबारी के चलते पारा लुढ़ककर माइनस में पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते से ही बर्फबारी जारी है। सोनमर्ग के बालटाल से डुबमेल रोड पर जमी बर्फ की मोटी परतों को हटाने की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन बर्फ हटाने का काम में जुटा है। बर्फ के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ ने बांदीपुरा में गुरेज बांदीपुरा रोड से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। घाटी की ओर कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर देखी जा रही है। बर्फ के चलते मैदानी इलाकों में ठिठुरने वाली ठंड बढ़ती गई है। बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठिठुरने वाली ठंड बढ़ी हुई है। हल्द्वानी हिंसा में इस वक्त की बड़ी खबर है। डीएम के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कल अवैध मदरसा गिराने के दौरान ये हिंसा हुई थी और इस हिंसा में अब जो सामने अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है। डीएम ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए हल्द्वानी में किस तरह से हिंसा हुई और उसके बाद हालात यहां पर बिगड़ते चले गए। गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़, आगजनी की तस्वीरें, फायरिंग भी हुई और इस हिंसा में अब तक जो जानकारी मिल रही है 4 लोगों की मौत हुई है और 139 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की हल्द्वानी में हिंसा के बाद। ये सुबह की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। दंगाइयों को, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए थे जब ये हिंसा अपने चरम पर थी। और सुबह जब तस्वीरें सामने आई हैं तो गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी की तस्वीरें, हिंसा और दंगे की तस्वीरें सामने आई। यहां देखिए किस तरह से खड़ी मोटरसाइकिल्स को आग के हवाले कर दिया गया। ये सारी गाड़ियां धू धू करके जला दी गई।
और इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों को गलियों में घेर लिया गया, जहां उन पर पत्थरबाजी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले 3 एकड़ में बने अवैध मदरसे पर नगर निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई और हिंसा शुरू हो गई। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। अवैध निर्माण को बुलडोज करने की कोशिश शुरू हुई, फिर बनबलपुरा में भी गलियों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए गए, उन्हें गलियों में घेरा गया। पूरे इलाके में अग्नि तांडव किया गया, यानी गाड़ियों में, घरों में, दुकानों में आग लगाई गई। और हिंसा के बाद टीवी 9 रिपोर्टर भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हिंसा से के एक सबूत टीवी 9 आपको दिखा रहा है। भूलपुरा में जिस थाने से हिंसा शुरू हुई, वहां से आपको संवाददाता अभिजीत ठाकुर की यह रिपोर्ट दिखाते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इस वक्त हम बनभूलपुरा थाने के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर सबसे पहले हिंसा और आगजनी शुरू हुई। जी हां, आप तस्वीरें यहां पर देख लीजिए। तमाम गाड़ियां आपको जली हुई दिखाई देंगी और ये सुबह सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से उपद्रवियों ने यहां पर हिंसा की और आगजनी की है, उसकी बानगी ये तस्वीरें ही देती हैं। गाड़ियों को पलटा गया, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां यहां पर हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। थाने की तस्वीरें आप दिखाइए। यहां पर थाने को भी यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल बम लेकर जो उपद्रवी थे वो यहां पर आए थे और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में वाहन खड़े थे, ऑटो खड़े थे, प्राइवेट कार भी थे। उसके अलावा जो पुलिस जो वैन है उसको भी किस तरीके से शिकार बनाया गया वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुलिस वैन है जो कि आग के हवाले कर दी गई थी और इसके हालात देखिए यहाँ पर। तो सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी यहाँ पर पहुँचे और उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया तमाम चीज़ों को यहाँ पर। और थाने के ठीक सामने इस तरह की हिंसा यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी आग अभी तक अगर कहें तो ठंडी भी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टायर्स से अभी भी धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। बहरहाल यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती आपको दिखेगी। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए तमाम पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन हालात लगातार यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस की तरफ से लगातार घोषणा की जा रही है कि लोग अपने घर से ना निकले, कर्फ्यू का पालन करें और स्थिति को सुरक्षित करने की पुलिस यहाँ पर तमाम कोशिशें कर रही है। लेकिन कल जब यहाँ पर हिंसा भड़की तो सैकड़ों की संख्या में उस समय भी पुलिस बल तैनात थी, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा उपद्रवियों के तांडव के बाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिजीत ठाकुर हैं बनभूलपुरा थाने से और पुनीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहीं से, घटनास्थल से। सबसे पहले अभिजीत के पास चलेंगे। अभिजीत, अभी तक की कार्रवाई की बात करें, जो कि कर्फ्यू लगा दिया गया, शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया, पुलिस की भारी यहां पर तैनाती की गई है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारियां क्या हुई हैं? कौन लोग हैं जो मुख्य इसमें साजिशकर्ता सामने नजर आ रहे हैं? क्या एक्शन हुआ है अभी तक पुलिस और प्रशासन की तरफ से? जी, अगर एक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के सबसे पहले इंतजाम किए गए, उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगातार चिन्हित किया जा रहा है जो लोग हिंसा में शामिल थे। तमाम जो ये रूट है उसमें सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि यहीं से तमाम जो उपद्रवी थे वो जुटे थे और यहाँ पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। तो बहरहाल पुलिस की जाँच इस दिशा में चल रही है कि कौन ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल थे। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है और जिस बड़े स्तर पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई, अचानक से भीड़ इकट्ठा हुई, ये बिल्कुल लगता है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत इसको किया गया। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर अचानक से जुटते हैं और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बावजूद उनको ओवर पावर करने के बाद घटना को अंजाम देते हैं, हिंसा करते हैं, लोगों के साथ मारपीट होती है और कई लोग घायल होते हैं, मौतें भी हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगर एक्शन की बात करें, अभी तक तो इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई, कर्फ्यू लगाया गया और उपद्रवियों को किसी भी तरह से देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे, बाहर ना निकले, ये उनके लिए सुरक्षित होगा। हमने सुबह से जो देखा यहाँ पर लगातार तमाम पुलिस के आला अधिकारी और आसपास के
थाना क्षेत्र से भी जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं वो लगातार राउंड पर है। आप देख सकते हैं कि क्षतिग्रस्त गाड़ियों के साथ भी पुलिस यहाँ पर गश्त करती हुई आपको दिखाई देगी। ये वही गाड़ी है बनभूलपुरा थाने के थानाध्यक्ष की, जिसके साथ तोड़फोड़ हुई कल यहाँ पर आगजनी के बाद। लेकिन बावजूद इसके इन तमाम अधिकारियों को जो है वो लगातार इलाके में राउंड लगा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें बता रही कि हिंसा का स्तर यहां पर क्या रहा है। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम ज्यादा जानकारी लेंगे। और देखिए, हल्द्वानी हिंसा के बाद सीएम की शांति अपील, अफसरों को कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं, अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। हिंसा की खबर आते ही आवास पर समीक्षा बैठक की गई, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। एक एक उपद्रवी की तलाश की जा रही है, नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करेंगे, ये कहा है डीएम ने। सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिस प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए, बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को, जो व्हीकल हैं, जो पुलिस प्रशासन के वाहन थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनको आग लगाई गई। सारी की सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं। जो लोग वहाँ थे उस वक्त, चाहे विभिन्न स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो प्रशासन की टीम हो या पुलिस की टीम हो, पत्रकार हों, विभिन्न प्रकार के अन्य अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सभी को कुछ ना कुछ चोटें आई हैं, क्योंकि पथराव काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इससे घटनाक्रम से ये प्रतीत हो रहा है कि संबंधित जो उपद्रवी तत्व हैं उनके द्वारा पूरी तैयारी इसमें करके रखी गई थी कि किसी भी दिन अगर इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई प्रशासन करता तो इसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता। तो ये भी चिंताजनक है, इसकी भी जांच कराई जाएगी और इसको भी चिन्हित करा जाएगा कि कौन लोग हैं जो इस शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करें। गिरफ्तारी लगातार चल रही हैं लोगों की, जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हित करा जा रहा है, भेजा जा रहा है। अभी पूरा प्रयास प्रशासन और पुलिस का ये है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में भी और हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में भी शांति व्यवस्था बनी रहे, फर्दर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का या जान का डैमेज ना होने पाए, किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान आगे ना होने पाए और हम शहर की कानून व्यवस्था को सुचारू कर पाए। अभी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रशासन और पुलिस की टीमें बनभूलपुरा क्षेत्र में ही है, लगातार गश्त चल रही है, लगातार सर्च किया जा रहा है। अगर कोई फंसे होंगे लोग या किसी भी प्रकार की कोई इंजरी किसी को हुई होगी, उनको निकाला जा रहा है, उनको यथासंभव जो भी रिलीफ प्रोवाइड कराया जाना है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी वसूली संबंधितों से करी जाएगी, जो निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी वसूली करी जाएगी। और हल्द्वानी में उपद्रव के दौरान पुलिसकर्मियों की गाड़ियों में आग लगाई गई। पुलिसकर्मियों का साथियों से संपर्क टूट गया। इंटरनेट बंद होने की वजह से एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए। मदद के लिए नजदीकी जिलों से गई फोर्स ने मोर्चा संभाला। पुलिस प्रशासन के सख्त एक्शन से गुस्साए उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से भी हमला किया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये हमले किए गए पेट्रोल बम से। ये देखिए किस तरह से आगजनी की गई। पुलिस के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया। पेट्रोल बम से
पुलिस की टीम पर यह अटैक किया गया। आपको साफ तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरह से पुलिस अपनी रक्षा करते हुए वहां से खुद को बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर आगजनी, गलियों में आगजनी की गई है। जबरदस्त हिंसा हल्द्वानी में। और जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बनभूलपुरा में जो हिंसा हुई उसके बाद से सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया। और टीवी 9 रिपोर्टर पुनीत शर्मा ने कुछ और पुलिसकर्मियों से बात की। आपको उनकी ये रिपोर्ट दिखा। जो पुलिसकर्मी थे उनमें सबसे ज्यादा महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं को भी चोट लगी है। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हैं, जो कि अस्पताल में एडमिट हैं और उनको काफ़ी बुरी तरीके से चोट लगी है। किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के सिर में चोट लगी है और बहुत ही बुरी स्थिति। आप देखेंगे कि कई पुलिसकर्मी इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं जो पुलिस टीम के साथ अवैध निर्माण स्थल को तोड़ने के लिए गए थे। बातचीत करते हैं। मैम, आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है, क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? भगवती राणा है जी मैम। सर में हेलमेट था, सर में पत्थर लगे लेकिन हेलमेट की वजह से बच गया और हाथ में लग गया ईंट। अच्छा, हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है? पट्टी है और ईंट से मारा। ईंट से मारा। मैम, हुआ क्या था जब आप लोग अंदर घुस रहे थे, तो क्या हुआ था? अचानक पत्थरबाजी क्या शुरू हुई? जब अंदर घुसे तब तो कुछ नहीं हुआ था, हल्के फुल्के पत्थर आ रहे थे। जब तोड़ के वापस आए तो गलियों में चारों तरफ से वो लोग थे और वो लोग ईंट पत्थर ही मार रहे थे। शीशे की बोतल उनसे मार रहे थे। तो आप लोग किस तरफ भागे, किधर की तरफ भागे? समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ को जाएं करके, गलियों में ही घूम रहे थे, गलियों से। तो सारे पुलिसकर्मी छितर बितर हो गए, जिसको जहाँ जगह मिली वो भागे? हाँ, जिसको। पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है, हमारे संवाददाता। पुनीत, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, पुलिसकर्मियों से आपने बात की, किस तरह के उनके चोटें आई, लगभग कितने पुलिसकर्मी घायल हैं, क्या कोई गंभीर भी है? और अभी तक जो बातें आपने पुलिसकर्मियों से सुनी, ये हिंसा का स्तर, इसका लेवल किस तरह का दिखाई दिया? ऐसा लगा क्या पुलिसकर्मियों के बयान से कि ये पूरा प्लान था, साजिश की गई थी, योजनाबद्ध तरीके से पुलिस पर, प्रशासन पर हमला था ये? देखिए, तकरीबन 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी आपबीती बताई है, उससे साफ जाहिर होता है कि पहले से प्लानिंग की गई थी। छतों पर बड़ी संख्या में पत्थर रखे गए थे। पेट्रोल बम आखिर तुरंत कहां से आ जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। पेट्रोल बम के जरिए ही पूरी आगजनी की गई। ये जो थाना आप देख रहे हैं, बनभूलपुरा थाना है, ये पूरी तरीके से आग के हवाले किया गया और अंदर घुस के तोड़फोड़ की गई, अंदर आग लगाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त यहाँ पर बलवाई बड़ी संख्या में मौजूद थे, गाड़ियों को बाहर आग लगा रहे थे, इस थाने के अंदर बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी जो कि अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही थी। एक एसपी रैंक के अधिकारी भी अंदर मौजूद थे और बाहर बलवाइयों की भीड़ खड़ी थी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, ये बताता है कि किस तरीके से ये पहले से सुनियोजित था। बड़ी संख्या में पत्थर, यानी कि अब तक जो प्रमाण दिखाई दे रहे हैं या जो भी चीजें सामने आई हैं, पुलिसकर्मियों के बयान सामने, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत इस गहराई से इस हिंसा की योजना बनाई गई थी और पुलिस को देखते ही कैसे पूरी तरह से यह हमला किया गया था।